बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हमारा टॉपिक है सोर्सिंग का। सही है, हमारा लास्ट टॉपिक है और इसमें जनाब हमने पढ़ना है सोर्सिंग कि जब हमने प्रोडक्ट हंट कर ली और इसके बाद मरहला आता है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने का या करवाने का। तो इसमें जनाब हम क्या करते हैं कि सोर्स तलाश करते हैं उसका, किसी भी प्रोडक्ट का, कि ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी। तो उसका सोर्स से मुराद उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होता है। और फिर क्या होता है कि उसको तलाश करने के बाद हम जो है उस प्रोडक्ट को वहाँ से लेकर मुख्तलिफ यानी बंदरगाहें और शिप या बाई एयर या इस तरह जितना भी सफ़र होगा बीच में, वो करने करवाने के बाद उस प्रोडक्ट को हम उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, उस मैन्युफैक्चरिंग सोर्स से लेकर अपने मुतल्लिका मार्केट के वेयर हाउस, अमेज़ॉन के वेयर हाउस, क्योंकि एफबीए की बात कर रहे हैं हम, तो अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाने तक का जो सारा अमल है वो सोर्सिंग कहलाता है। और इस सोर्सिंग में हमें किन किन लोगों से वास्ता पड़ता है, किन कंपनी से वास्ता पड़ता है और कितने टाइप्स के लोगों से वास्ता पड़ता है, वो हम करते हैं स्टार्ट। तो इसमें सबसे बड़ा और अथेंटिक प्लेटफॉर्म जो हमारे पास है दुनिया में अलीबाबा है, और वो चाइना का है, alibaba.com, कि हम वहाँ से सोर्सिंग करते हैं। वहाँ जाकर हम तलाश करते हैं अपना मैन्युफैक्चरर या सप्लायर। तो इसके बाद जनाब हमारे पास दूसरे नंबर पर अली एक्सप्रेस आता है। और इसके बाद जब हमने एक प्रोडक्ट हंट कर ली होती है तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को हंट करने के बाद हम उसका पेटेंट चेक करवाते हैं कि उस वो प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है, उसका डिज़ाइन वगैरह या कुछ भी, वो पेटेंट चेक हो जाता है। तो उसके बाद जनाब हम हमारा अगर नया ब्रांड है, हम न्यू ब्रांड वो करना चाह रहे हैं लॉन्च, तो हमने ब्रांड नेम डिसीजन करना है, डिसाइड करना है, रजिस्टर्ड करवाना है, वो सब कुछ हो गया। तो उसके बाद अगर हम पुराने सेलर हैं, ठीक है, पुराना ब्रांड है, तो देन हम उसका वो देखते हैं, जस्ट पेटेंट चेक करवाते हैं प्रोडक्ट हंट करने के बाद। और लेकिन अगर न्यू है तो फिर ब्रांड नेम और ये चीज़ें, ट्रेडमार्क हो गया, इसको हम देख लेते हैं कि हमने क्या रखना है या क्या करना है। तो आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? अच्छा, अब ठीक है। हाँ जी। तो उसमें जनाब ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क इज़ अ यूनिक सिंबल, लोगो or words used to represent a business or its product. Once registered, the same symbol or series of the words cannot be used by others. वो कहता है कि जो ट्रेडमार्क होता है वो एक लोगो होता है, ठीक है, कोई किसी टाइप का, यानी कि एक पिक्चर हो सकती है, कोई वर्ड हो सकता है या वर्ड्स हो सकते हैं। और ये किसी भी बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रोडक्ट को वो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है ट्रेडमार्क। और एक ट्रेडमार्क एक मतलब पिक्चर है, लोगो है, मतलब उसका हम शक्ल या कोई वर्ड है, वर्ड्स हैं, जैसे भी हैं, जैसा भी एक लोगो या ट्रेडमार्क है, लाइक ट्रेडमार्क है, तो वो अगर एक मर्तबा रजिस्टर्ड हो गया है तो सेम जो है सिंबल्स या सेम लोगो, सेम वर्ड या वर्ड्स वो कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता। ज़्यादा सी बात। इसके बाद बात आती है जनाब ब्रांड लोगो की। तो ब्रांड लोगो कहता है कि टू कलर्स होना चाहिए, वरना उस पर एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं जितना कलरफुल होगा। जी। देन हमारे पास जो है कौन कौन से लोग या डिपार्टमेंट या किस नेचर के आगे अवामुन्नास होती है जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है और उनकी कितनी टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है जो कि प्रोडक्ट को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। और हम कोशिश करते हैं कि हमारा राब्ता मैन्युफैक्चरर से हो। वरना जो सप्लायर्स होते हैं वो अपना बीच में कमीशन रखते हैं। अगर कोई अच्छा ऑथेंटिक सप्लायर मिल जाता है तो भी वेल एंड गुड है,
तो उसको सप्लायर बोलते हैं, जो कि खुद प्रोडक्ट बनाता नहीं है, जबकि स्टॉक रखता है और अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन या कमीशन रखने के बाद वो आगे निकाल देता है, प्रोडक्ट को सेल कर देता है। जबकि जो मैन्युफैक्चरर होता है उसमें ऐसा सीन नहीं होता। वो आपका क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है उस प्रोडक्ट की, और मुनासिब रेट पर, मुनासिब प्रॉफिट पर वो दे देता है, क्योंकि उसके पास वेयर हाउस या एक मखसूस हद तक होता है। तो उसकी कोशिश होती है कि वो जनाब जो हमारी प्रोडक्ट होती है वो निकल जाए। तो जी जनाब, सदफ फरहान आपका वेलकम हो गया क्लास में, और आपका दिन को मसला था इंटरनेट का। तो ठीक है जनाब, आप आ गई हैं। तो वही चीज़ चल रही है, और हम स्टार्ट में ही हैं अभी कि मैन्युफैक्चरर, कि मैन्युफैक्चरर क्या होता है। मैन्युफैक्चरर वो बंदा होता है जो, जिसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया होता है, कारखाना या फैक्ट्री लगाई होती है, कोई भी प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर कर रहा होता है। तो इसके बाद सप्लायर की बात आती है। जो सप्लायर होता है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता, बल्कि मैन्युफैक्चरर से लेकर उसने रखी होती है अपने वेयर हाउस में, और उनका मुनासिब कमीशन या प्रॉफिट मार्जिन रखकर वो आगे सेल करता है। और कंसोलिडेशन कंपनीज होती हैं। कंसोलिडेशन कंपनीज एक ऐसी कंपनीज होती हैं, दरअसल ये सैंपल कलेक्टिंग कंपनीज होती हैं। लाइक आपने अपने 5 डिफरेंट जगह से सैंपल्स मंगवाए हैं अपने प्रोडक्ट के। जब वो आपने मंगवाए तो क्या हुआ कि वहाँ से लोगों ने आपका, सॉरी, कंसोलिडेशन कंपनीज के साथ आपने रब्ता किया, एक कंपनी के साथ। कंसोलिडेशन कंपनी ने वो 5 मुख्तलिफ जगहों से आपके वो सैंपल्स इकट्ठे करने हैं, कलेक्ट करने हैं, और एक ही बॉक्स में एक ही बंडल बना करके वो भिजवा देना है। तो उसमें आपका जहाँ खर्चा आना है, फर्ज करें हम एज एन एग्जांपल $500 आना है। अगर वैसे अलग अलग आप सैंपल मंगवाते हैं 5 मुख्तलिफ सप्लायर से, तो $500 आना है। लेकिन अगर आप उनको कंसोलिडेशन कंपनी से रब्ता कर लेते हैं, उनको फ़ी दे देते हैं थोड़ी बहुत, जो उनके चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस पे करने के बाद जब उस प्रोडक्ट को आप, वो आपको वहाँ से इकट्ठा करने के बाद आपको भेजेंगे, तो देन आपका एक्सपेंस उसमें आ सकता है। कितना आ सकता है? 250 तक आ सकता है, यानी 50% ऑफ हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा ड्यू टू कंसोलिडेशन कंपनीज। इसके बाद इंस्पेक्शन टीम्स होती हैं। इंस्पेक्शन टीम्स स्पेशल बनी होती हैं, आप उनके साथ रब्ता करके उनको फ़ी पे करके, चार्जेस उनके पे करने के बाद, अपनी जो प्रोडक्ट आपकी कारखाना में रेडी हो रही होती है, तो उसको आप कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करवा सकते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। और इसका मैं अगर एक ज़िंदा एग्जांपल दूं, हमारे पास यहाँ लाहौर में एक साद टेक्सटाइल है, उस पे डिफेंस रोड पे। तो वो टॉवल बनाती है और बाथरोब बनाती है। तो बाथरोब और टॉवल वो बनाती है, और उसके इंस्पेक्शन के लिए वो टीम हायर करती है। ठीक है, वो बाहर के बंदे हैं, लेकिन यहाँ की टीम हायर करते हैं, और वो टीम आती है। तो उस दिन वहाँ के मतलब टेलर या जितना भी डिपार्टमेंट है, वो उनका एक वो होता है कि आज हमारा ऑडिट है, आज आप ना आना, या आज, आज को छोड़ें कल पे रख लें, आज मैं नहीं आ सकता, आज हमारा ऑडिट है। यानी वही इंस्पेक्शन होती है उनकी प्रोडक्ट की। और उसमें एक और बात मैं बताता चलूँ, अगर एक बाथरोब या एक टॉवल है, उसमें से एक धागा भी खींच लिया जाए या 2 धागे, तो वो बी क्लास में चला जाता है। इस तरह का माल बाहर नहीं भेजा जाता, वो बी क्लास में जाता है, उसको यहीं बेचते हैं वो पाकिस्तान में। इवन 2-4 धागे निकल जाएं तो वो बी क्लास हो जाता है, ए क्लास से निकल जाता है। तो इस तरह इंस्पेक्शन टीम्स होती हैं जनाब, आप वहाँ उनको हायर कर सकते हैं चाइना में। अगर आपका कोई फ्रेंड है, इतना लेवल का है कि वो चीज़ों को समझ सकता है और उनकी इंस्पेक्शन कर सकता है, तो वेल एंड गुड। या कोई फैमिली मेम्बर है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप प्रॉपर जो प्रोफेशनल इंस्पेक्शन टीम्स बैठी होती हैं, आप उनके साथ रब्ता करते हैं, और वो फिर आपकी, आपसे चार्जेस लेते हैं, और आपकी कोई 20% प्रोडक्ट्स जा करके डिफरेंट लोकेशन से, मतलब जो स्टॉक लगा होता है, दिखाते हैं कि भाई ये स्टॉक लगा हुआ है,
किचन किंग ब्रांड का या फलां का, तो वो फिर जो टीम होती है उसमें से डिफरेंट बॉक्सेस ओपन करके देख लेती है, इंस्पेक्शन करती है और रिपोर्ट देती है आपको। तो इसके बाद एक फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर्स वो लोग होते हैं जो आपने फ़र्ज़ करें एक प्रोडक्ट है, आपने रेट ले लिया उनसे एफओबी का या एक्सवर्स का। तो एक्सवर्स या डीएपी उसको बोलते हैं, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। तीन चीज़ें होती हैं, एक डीएपी रेट होता है, ठीक है, एक डीडीपी रेट होता है, एक एफओबी होता है। तो सबसे पहले डीएपी होता है, डिलीवरी एट पॉइंट, या इसको एक्स वर्स भी बोलते हैं, एक्स वर्क, EXWR की। तो इसमें ये होता है कि वो आपको जो प्रोडक्ट होती है कारखानादार के वेयर हाउस से उठानी होती है, उसने तैयार करके वहाँ रख देनी है और वो रेट देना है। तो वो रेट आपको कम मिल रहा होता है, लेकिन आगे के एक्सपेंसेस जो पड़ रहे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं आपको। अच्छा, इसके बाद FOB, फ्री ऑन बोर्ड, यानी इसमें उसकी जिम्मेदारी होती है कि पोर्ट तक आपकी प्रोडक्ट को पहुंचा देना है, आगे आपके उसका काम है, अ, आपकी जिम्मेदारी है और आपके फ्रेट फॉरवर्डर की जिम्मेदारी है। और तीसरा रेट होता है DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसमें डिलीवरी ड्यूटी पेड होती है इस रेट में, जो प्रोडक्ट का आपको रेट दे रहे होते हैं इसमें उन्हें उस प्रोडक्ट को आपके मुतलका वेयर हाउस में पहुंचाना होता है। लाइक आपका आपने DDP रेट लिया, आपका न्यूयॉर्क, USA में न्यूयॉर्क में वेयर हाउस है, तो उसने न्यूयॉर्क के अंदर ही भेजना है आपकी प्रोडक्ट को। और इसके बाद देन हमारे पास बात आती है, अ, अच्छा, इसमें फ्रेट फॉरवर्डर जो होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को आगे भेजते हैं। अगर आपने एक्सप्रेस का रेट ले लिया है या FOB का लिया है, तो फिर आप फ्रेट फॉरवर्डर हायर करते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को आगे भेजते हैं, ठीक है। वहाँ से उठाते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, जहाँ आपका माल तैयार हो रहा होता है, वहाँ से वो आपके प्रोडक्ट को उठा के इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस ले आते हैं, और वहाँ से फिर जिस दिन शिपिंग होती है या शिप ने लगना होता है, तो वो उस दिन वहाँ पहुँचा के आपके वेयर हाउस में भिजवा देते हैं। तो ये काम होता है जनाब फ्रेट फॉरवर्डर का। और इसके बाद एक चीज़ होती है ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस होती है, ज़मनीयत हो कह लें, ज़मानत कह लें, इसका वैसे तो बनता है तजारती यकीन दहानी, तो वही यानी तजारती ज़मानत या तजारती जामिन। तो तजारती जामिन इसमें कौन होता है? इसमें तजारती जामिन ट्रेड एश्योरेंस में होता है, अली बाबा होता है। और अली बाबा जो है ट्रेड एश्योरेंस की सूरत में ये काम होता है कि वो जामिन बन जाता है, और जो आप पेमेंट करते हैं अपने मैन्युफैक्चरर को, तो उसमें वो आपका जामिन होता है। आपकी जो रकम होती है, जो पेमेंट होती है, वो होल्ड कर लेता है। यानी आपने पे कर दी, लेकिन वो अली बाबा के पास जाके पहुंच जाती है, और जिस अकाउंट में वो अली बाबा वाले कहते हैं उसी में ही। तो फिर क्या उसका फ़ायदा क्या है? अगर आपका मटेरियल, आपकी इन्वेंट्री आपके मेयार के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं बनाई गई, तो फिर आप अली बाबा को आप कहते हैं कि मुझे इन्वेंट्री तो मिली है, लेकिन ये इसमें ये इश्यूज़ हैं, इस तरह नहीं मिली मेयार के मुताबिक, फ्रॉड हो गया मेरे साथ, या गलत बयानी या बेईमानी हो चुकी है, फिर वो आपको रिफंड कर देता है। और अगर आप कहते हैं ओके है जी, डन है, आप उसको पेमेंट दे दें, तो फिर उसकी पेमेंट वो रिलीज कर देता है मैन्युफैक्चरर की। और इसमें ट्रेड इंश्योरेंस 30 डेज की होती है। तो बाज़ औक़ात यहाँ पर चक्कर इस तरह दे जाते हैं आपके जो होते हैं, क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरर या चाइनीज़, वो इस तरह देते हैं कि आपको, वो कहते हैं कि 40 या 45 डेज में आपको आपका इन्वेंट्री तैयार होकर मिलेगा। जब आप नए होते हैं तो आपको ट्रेड इंश्योरेंस वो क्या करवाते हैं, पेड इंश्योरेंस हुई होती है आपकी 30 दिन की। तो 30 दिन के बाद वो पेमेंट तो आपकी निकल जानी है। हाँ, अगर 30 दिन से पहले आपको माल मिलता है, आप ओके करते हैं तो मिलती है, अदरवाइज जब टाइम पीरियड पूरा होता है तो ऑटोमेटिकली वो रिलीज कर देता है पेमेंट अली बाबा। तो इस तरह वो पेमेंट वहाँ से वसूल कर लेते हैं आपको 40 दिन के बाद। जब माल मिलता है या 45 दिन के बाद, तो उसमें खराबी होती है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही आप उसको वो उसके हवाले कर चुके हैं पेमेंट। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपने जो ट्रेड इंश्योरेंस करवानी है, ठीक है, तो जो टाइम पीरियड होगा ट्रेड इंश्योरेंस का 30 डेज है, तो उससे पहले का आपने उसके साथ डिलीवरी का टाइम रखना है कि 20 दिन की डिलीवरी उसने देनी है। तो जो टाइम में कमी बेशी करेगा तो भी फिर आपको मिल सकती है, रिफंड हो सकता है, अदरवाइज वो चक्कर दे गया तो फिर इस तरह वो नए बंदों को चक्कर भी दे जाते होते हैं।
तो जब चक्कर देते हैं इस तरह एग्रीमेंट में, तो उनको पता चलता है कि एक बंदा मुझे ओके कर रहा है 45 दिन पर, तो ट्रेड इंश्योरेंस 30 डेज की है। तो फिर उसको पता चल जाता है, और फिर वो माल में भी आपके साथ बेईमानी करता है। जब उसके पास बची खुची पड़ी होती है इन्वेंट्री, वो अपनी निकालने की कोशिश करता है या इस तरह के काम करता है। तो जनाब इस चीज़ों का ख्याल रखना है। अब हम देखते हैं सोर्सिंग क्राइटेरिया फॉर सप्लायर सिलेक्शन, कि जो सप्लायर होगा उसकी उसको सिलेक्ट करते हुए हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो वो कहता है कि टॉप 5 to 7 competitors प्रोडक्ट इन योर माइंड अदर देन स्पॉन्सर्ड। तो जो अली बाबा पर भी वो सीन होता है, तो वहाँ पर भी हमने टॉप के 5 to 7 कंपिटिटर्स देखने हैं, लोग सप्लायर या लाइक आप कह लें मैन्युफैक्चरर देखने हैं। देन क्या होना है कि वो कहता है कि सेलर मस्ट हैव ट्रेड इंश्योरेंस। ट्रेड इंश्योरेंस जो हमने अभी जिक्र किया जिसका, वो उसके पास ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। और इसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये हमारे पास है एक ओपन किया है, क्या कहते हैं, नेक मसाजर। तो ये जो चीज़ है, ये जो क्राउन सा नज़र आ रहा है येलो सा, हम इसको न्यू टैब में भी ओपन कर लेते हैं ताकि आसानी होगी। तो हमारे पास अब ये डिटेल पेज आ गया इस सेलर का और इस लिस्टिंग का। तो हम इसको देखते हैं। इसमें जनाब ये जो ताज सा बना हुआ है जिसमें डॉलर साइन बना हुआ है, तो ये हमारे पास होता है ये वाला, येलो वाला। ठीक है। ये हमारे पास होता है ट्रेड एश्योरेंस का साइन, और ये वेरीफाइड सप्लायर का है, वेरीफाइड लिखा होता है। और ये जो जेम्स होते हैं, ठीक है, तो जवाहिर कह लें या डायमंड बोल लें आप इनको, ये 4 आ रहे हैं, इसके 4 आ रहे हैं, तो ये मिनिमम 3 होने चाहिए। तो अब हम चलते हैं हमारे इस क्राइटेरिया की तरफ। सेलर मस्ट हैव ट्रेड एश्योरेंस, वो क्राउन उसका बना हुआ होना चाहिए, ट्रेड एश्योरेंस मिला हुआ होना चाहिए। प्रोडक्ट क्वालिटी एंड शिपमेंट टाइम, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में उसके साथ बातचीत करनी है, और शिपमेंट टाइम का जो है उसको देखना है। और देन सेलर मस्ट बी वेरीफाइड सप्लायर, वो हमने देख लिया कि वेरीफाइड लिखा हुआ होना चाहिए, यानी वेरीफाइड हो। उसका ये होता है कि वो अमेजोन अलीबाबा पर अप्लाई करते हैं कि वेरिफिकेशन करें आप हमारी। वो उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, अलीबाबा उनसे चार्जेस लेता है, और फिर उनकी फैक्ट्री है जो भी पॉइंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, वहाँ पर विजिट होता है इनकी टीम का, अलीबाबा की, और फिर इनके साथ वेरीफाइड का टैग लग जाता है, और उनसे फ़ी पे करते हैं, फ़ी वो उनको पे करता है मैन्युफैक्चरर। और इनको क्या फ़ायदा होता है, इनने अपने चार्जेस ले लिए, वेरीफाई कर दिया, देख लिया इनकी टीम ने जा करके, और जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको फिर वेरीफाइड सप्लायर होने की वजह से लोग तलाश करते हैं कि यार वेरीफाइड होना चाहिए। वेरीफाइड और ट्रेड एश्योरेंस का फिल्टर होता है यहाँ पर। तो वो आप जब लगाते हैं तो वेरीफाइड, ये वेरीफाइड है, और ये हमारे पास ये ट्रेड एश्योरेंस है, और ये वेरीफाइड है। ठीक है। तो ये आप चेक कर लेते हैं, और फिर आगे वो रेस्पॉन्स टाइम जो है, जब जब आप उसके साथ रब्ता करें, तो वो रेस्पॉन्स टाइम जो है वो लेस देन 1 आवर दे या इज इक्वल टू 1 आवर दे। तो जब उस पर भी चेक कर देंगे तो वो फौरी तौर पर मतलब आपका फिल्टर हो जाएगा आपका पेज, और उसमें सिर्फ वही सप्लायर बचेंगे जिनका रेस्पॉन्स टाइम अच्छा है, इन 1 आवर है। और इसके बाद अगली जो बात है, वेरीफाइड सप्लायर है, और इस तरह ये हमने किया। अभी देखना। तो ये चीज़ होती है, वेरीफाइड सप्लायर की बात हो गई। और इसके बाद वो कहता है कि रिस्पॉन्स टाइम मस्ट बी मोर देन 90%। ठीक है। 90 प्लस, मोर देन 90+% बट एटलीस्ट शुड बी 80%। जो उसका रिस्पॉन्स रेट है वो 80% ज़रूर होना चाहिए मिनिमम। फिर वो कहता है कि एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस शुड बी नेसेसरी, तो उसका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
सेलर मस्ट हैव 3 जेम्स, तो मैं सेलर के पास 3 जेम्स होने चाहिए, जो कि हमारे इस सेलर के पास जो हमने देखा है वो कितने आ रहे हैं, 4 जेम आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 जेम आ रहे हैं। और इसी तरह जनाब नेक्स्ट वन थिंग इज, 3 जेम आने चाहिए कंप्लीटेड 50+ ट्रांजेक्शन, तो इसने 50+ ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर रखी हूँ, लेकिन ये वाला आई थिंक सो कि कितने पे था, 46 या 40 के राउंड अबाउट थी इसकी ना। ये जब इसका डिटेल पेज आप ओपन करेंगे तो ये इसका एक्सपीरियंस 3 इयर्स का है, और इसके पास जो है ट्रेड एश्योरेंस है, ये आ रही है नज़र। और वहाँ पर उसके 3 जेम्स भी नज़र, 4 जेम भी नज़र आ रहे थे। और यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन है इसकी, ये 46 ट्रांजेक्शन आ रही है इसकी। बाकी इसकी डिटेल लिखी हुई है कि इसकी फ्लोर स्पेसिंग इतनी है, ठीक है। बाकी जो है इसके क्वालिटी चेकर मेंबर इतने हैं, टोटल स्टाफ इतना है, सेल्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इतनी हैं, बाकी अदर एम्प्लॉयज़ इतने हैं, वगैरह वगैरह। तो देन जनाबे वाला हमने इसको देखना है कि एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, इसका 3 ईयर था, 2 ईयर होना चाहिए। सेलर मस्ट हैव 3 जेम्स कंप्लीटेड 50+ ट्रांजेक्शन, और इसकी 46 थी। बाकी चीज़ें माशाल्लाह इसकी ज़बरदस्त थी, तो ये लिया जा सकता है अगर रेट अच्छे दे दो। फ्रेट फॉरवर्डर या शिपमेंट किसकी होगी वो उससे पूछा जाएगा, लेकिन जब हम उससे रेट ही डीडीपी का लेंगे तो सब कुछ उसका होगा। तो कोशिश करते हैं कि डीडीपी रेट लें, यानी डिलीवरी ड्यूटी पेड, यानी उसने पहुंच माल देना है वो हमारे वेयर हाउस में। तो रेटिंग ऑफ द सप्लायर एटलीस्ट 4 होनी चाहिए, लेकिन इसकी 4.9 आई थिंक सो, 4.9 थी इसकी रेटिंग, हमने देखी थी। जी ये आ रही है, ये 4.9 आ रही है इसकी रेटिंग। सप्लायर सर्विस, अब ये देखें रेटिंग में 3 चीज़ें हैं, सप्लायर सर्विस है, ऑन टाइम डिलीवरी है, और बाकी जो है प्रोडक्ट क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें 4.9 पे। जनाब हमने ये देख लिया, फिर इसके बाद हमने क्या देखना है, कस्टमाइजेशन अवेलेबिलिटी हमने देखनी है, उसके साथ बात करनी है कि भाई कस्टमाइजेशन अवेलेबिलिटी है आपके पास कि नहीं। यानी हम प्रोडक्ट को कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, चेंज करवाना चाहते हैं, उसमें कोई तब्दीली की ऑप्शन भी है कि नहीं, बस जो आप बना रहे हो ठीक है। ये जो अब हम बाद में उसको तब्दील करवाना चाहें तो क्या प्रोसीजर होगा, और उसमें कितने चार्जेस आप लेंगे। तो उसमें फर्ज करें आपकी कोई मोल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट है, लाइक उसके जो सांचे बने होते हैं, मोल्ड होते हैं, तो वो फिर उस हिसाब से वो आपको लगा के देते हैं हिसाब किताब। तो देन जनाब डिलीवरी टाइम शुड बी मोर देन 90%, ठीक है, डिलीवरी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो वो जनाब आप देखते हैं कि ऑन टाइम डिलीवरी 90+ होनी चाहिए, इसकी ये 100% आ रही है, सही है। तो इस तरह जनाब ये 100% आ रही है, और रिस्पॉन्स टाइम जो है लेस देन 3 आवर इज इक्वल टू 3 आवर है। तो ओके जी, हर लिहाज से सही आ रहा है। और इसके बाद हमारे पास होती है कॉन्टैक्ट एटलीस्ट 10 to 15 सप्लायर, 10 से 15 बंदों के साथ रब्ता करना है। और फिर वो कहता है कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम 3 to 5 सप्लायर, एटलीस्ट एटलीस्ट 3 से 5 बंदे जो है ना, 5 बंदों से ज़रूर सब जो है ना सप्लायर से सैंपल कलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने फर्ज करे 3 से किया, और तीनों का ही, तीनों ही ऐसे बंदे आ गए आपके उसमें रडार में या ग्राफ में या कलेक्शन सिलेक्शन में कि जिनका मटेरियल अच्छा नहीं है, तो बेहतर है 5 एक बंदे होने चाहिए। फिर जब डिसाइड हो जाता है तो फिर ऑर्डर एक को ही करना है। इसके बाद है जनाब बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर, जो उससे पूछनी होती है वो कौन सी हैं, वो हम देखते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी इज आस्क्ड फ्रॉम सेलर, कि एमओक्यू जो है हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो सकती है, कि अगर हम छोटे से छोटा ऑर्डर दें फर्ज करें, तो उसकी क्वांटिटी आपकी क्या लिमिट है। ये तो नहीं है कि आप कहीं भाई हज़ारों में बनवाएं, सही है, एक प्रोडक्ट, तो ऐसे तो हम नहीं बनवाएंगे। जनाब उससे इस बात का पूछ लिया जाता है पहले ही। तो ये वो बातें हैं कि जब आप पूछते हैं तो अगला आपका जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको पता चल जाता है कि ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है, पुराना है, ठीक है, या नया नहीं है, या इसको मैं चूना नहीं लगा सकता। तो जनाब आपने पूछना है कि मिनिमम क्वांटिटी क्या होगी, फिर आपने पूछना है
मिनिमम प्राइस ऑन पैकेजिंग शुड बी ऑल। तो पैकेजिंग प्राइस आपने उससे पूछनी है, फिर आपने उससे ये भी पूछना है कि पैकेजिंग कस्टमाइजेशन पैकेजिंग कस्टमाइज पैकेजिंग, कि अगर हम पैकेजिंग में कोई कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं, कोई तब्दीली करवाना चाहते हैं कि हमें आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं लगती, तो फिर उसमें ये क्या होगा, ये तो नहीं होगा कि आप 100% ही पैकेजिंग का जो है रेट वो कर दें, चेंज कर दें। लाइक आपका 60, ये ना हो कि 60% आप कहें कि ये प्रोडक्ट प्राइस है, बाकी 40% पैकेजिंग पर आप वो कर देंगे ये जनाब पैकेजिंग का है। तो इसलिए ये चीज़ें उनके साथ पहले डिस्कस करती हैं। देन है फ्रेट फॉरवर्डिंग या शिपमेंट, ठीक है, उसका उनके साथ डिस्कस करना है। लेकिन जब हम डीडीपी रेट ही लेते हैं तो फिर उनके गले ही होती है, क्योंकि हमारा काम, उनका डेली का काम है और वो वहाँ बैठे होते हैं, उनकी लाइन बनी होती है फ्रेट फॉरवर्डर के साथ, हर चीज़ के साथ। तो हम जितने भी अच्छे बन जाए, हम वो रेट कभी नहीं ले सकते जो उनको मिल रहा होता है। फिर वो होते हैं भी कारखानादार होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मालिक होते हैं एक फैक्ट्री के, तो उनके लिए वो चीज़ें वहाँ भिजवाना अच्छा आसान होता है, नंबर वन। नंबर टू, एक अच्छी प्राइस रेंज में भिजवाना। कम से कम मतलब प्राइस पड़े, उस पर चार्जेस लागू हों। तो इस मकसद के लिए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं, लेकिन हम रेट, जो रेट होता है वो डीडीपी लेते हैं। देन है सैंपल के बारे में हम पूछते हैं, सैंपल इज फ्री और नॉट, कि सैंपल जो है फ्री है या इसकी कोई प्राइस आप जो है ना लगाएंगे। तो प्राइस आफ्टर कस्टमाइजेशन, तो अगर उनके पास कस्टमाइजेशन की अवेलेबिलिटी है एक प्रोडक्ट की या हमारे इसकी पैकेजिंग की, तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या होगी आफ्टर कस्टमाइजेशन। देन हमने उनसे पूछना है कि हमारे जो हमारी प्रोडक्ट है, फर्स्ट करें हमारी लेडीज बैग है या लेदर बैग है, तो उसके साथ कोई हमारी एक बड़ी प्रोडक्ट है। जब आपकी प्रोडक्ट थोड़ा बड़ी हो, यानी 8-10 डॉलर की हो, वहां से बढ़ रही हो, तो आपने क्या करना होता है, 5 डॉलर से ऊपर की प्रोडक्ट जो वहां से पड़ रही हो, तो आप उसके लिए वैल्यू एडिशन की बात करते हैं कि हमें कोई छोटी मोटी ऐसी प्रोडक्ट भी साथ इस 5 डॉलर 7-8 डॉलर में 10 डॉलर में दें। ठीक है सर, ये हमें बैग नहीं चाहिए, हमें कोई छोटा मोटा वॉलेट कोई पाउच भी साथ में दें। ठीक है, जो कि हमारी उसको करे, वैल्यू बढ़ाए हमारी प्रोडक्ट की, मेजर प्रोडक्ट की, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल मिले, क्योंकि आप रेट तो कम कर नहीं रहे, तो लिहाजा ये काम करें। तो इसके बाद जनाब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं जो कि हम माइंड में रखते हैं। वो है जनाब, सर्च और कांटेक्ट मिनिमम 10 सप्लायर्स, वही ऊपर वाली बात है, 10 to 15 सप्लायर के साथ आप रब्ता करते हैं। ठीक है, फिर आप 5 से जो है सैंपल्स मंगवाते हैं। देन वो यहाँ एक बात करता है इजाफी कि गेट सैंपल्स फॉर, किधर है, फ्रॉम मिनिमम 3 सप्लायर्स और 5 इज बेटर। ठीक है, 3 से 5 सप्लायर जो है उनसे अपने सैंपल कलेक्ट करने हैं। और देन वो कहता है कलेक्ट सैंपल्स ऑफ योर अमेजोन कंपिटिटर्स टू फॉर योर बेटर लॉन्च, कि आपने यहाँ से तो जितने भी आपको लोग अच्छे मिले लगे सेलर अमेजोन पर, तो आपने इनसे तो मंगवा ली अपनी प्रोडक्ट, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपनी अच्छी लॉन्च के लिए जो आपके कंपिटिटर हैं अमेजोन पर जो आपने सेट कर रखे हैं, उनकी प्रोडक्ट भी आप ऑर्डर कर देंगे लोकली और वो मंगवा लेंगे और देख लेंगे। तो इस तरह जनाब ये वाला वो उनका अ, आपकी आप उसकी प्रोडक्ट को लेकर अपने कंपटीटर्स की और फिर इन सप्लायर्स की, अली बाबा वाले सप्लायर्स की, और जो आपके कंपटीटर सेलर बैठे हैं अमेजोन पर, उनकी प्रोडक्ट को मंगवा कर फिर उनको कंपेयर करते हैं। फिर आपको पता चलता है, फिर जब आपको पता चलता है कि जनाब ये जो चाइना से मेरे पास सैंपल्स आए हैं, इसमें ये खामी है, ये खामी है, ये खामी है, तो फिर आप उनके साथ रब्ता करते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए। ठीक है, हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं, तो ये देखें हमारी पुरानी प्रोडक्ट्स देखें, तो हमारा पुराना जो वो था मैन्युफैक्चरर था, ये वो कमी बेशी जो होगी आपने कंपेयर करके वो निकलवा देनी है। देन जनाब आप जाते हैं कि गिव एड्रेस ऑफ योर इन्वेस्टर और बॉस फॉर सैंपल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आपने जब सैंपल्स मंगवाने हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, फर्ज करें आपका बॉस
दुबई में बैठा है और आप बिजनेस कर रहे हैं यूएसए में। तो आपने क्या करना है, जो सैंपल्स मंगवाने हैं भाई, घर नहीं मंगवा लेने, कराची नहीं मंगवा लेने, आपने दुबई वाले बॉस के एड्रेस पे मंगवाने हैं भाई। बॉस देखे, पैसा उसका लगना है, हमने तो काम करना है, पैसा उसका लगना है। तो वो देख ले अच्छे से इनको, क्योंकि अगर कोई कमी बेशी हुई तो जब वो खुद सैंपल देखने के बाद प्रोडक्ट फाइनल करेगा तो बात आप पर नहीं आएगी। अगर आप करेंगे तो उसने क्या कहना है कि भाई आप अंधे थे, आपकी आंखें नहीं थी, ये देखें ऐसे होता है, ऐसे होता है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए बेहतर होता है कि आप उसके जो इन्वेस्टर होगा या बॉस होगा आपका, आप उसके एड्रेस पर मंगवाएं चीज़ों को। देन है कि मस्ट कांटेक्ट विद कंसोलिडेशन कंपनीज, कंसोलिडेशन कंपनीज के साथ रब्ता रखें, उनके साथ रब्ता करें, उनसे रेट लें मुख्तलिफ कंपनीज से, और जिस भी टीम से करना है, लाइक इंस्पेक्शन टीम है, कंसोलिडेशन है, फ्रेट फॉरवर्डर है, आपने दो चार पांच लोगों से, हर फील्ड के दो चार पांच लोगों से आपने रब्ता करना होता है। फिर प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, सेंड प्रोडक्ट सैंपल्स टू योर इन्वेस्टर बॉस, वही बात ऊपर वाली आ गई। देन वो कहता है कि प्राइस चेंज फिक्सिंग एग्रीमेंट, आपने क्या करना होता है, आपने एक ये पॉइंट रखना होता है आपने कि नो चेंज प्राइस इन फ्रॉम 1 ईयर टू 6 मंथ। आपने पहला जो 1 ईयर होता है, आप उसको बात करते हैं अपने मैन्युफैक्चरर को कि 1 ईयर वो आपकी प्राइस नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि जब आप नई लॉन्च करते हैं या नए जाते हैं किसी सेलर के पास, आम रूटीन में भी हम देख लें किसी भी, अ, हम फर्ज करें क्लॉथ हाउस पे गए, तो नए थे तो उसको पता चला नया बंदा है, तो उसने क्या करना है, उसने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेशन दे देनी है, फिर जब बाद में वो आप जाएंगे तो उसने कसर निकाल लेनी है। तो लिहाजा जनाबे वाला, आपने क्या करना है, उसके साथ एग्रीमेंट करना है कि आप 1 साल तक प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 1 साल तक वो नहीं आएंगे तो 6 मंथ मिनिमम आपने लेकर आना है। क्यों? क्योंकि जब आप लॉन्च करते हैं, आपका जो फर्स्ट पीरियड होता है 6 7 8 9 मंथ का, तो ये इंतहाई बुरा तरीन होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं आपके इसमें। तो आप फिर क्या करते हैं, अगर इधर से इसने प्राइस बढ़ा दी तो उधर भी आपके खर्चे हो रहे हैं, और इधर प्राइस बढ़ गई तो फिर क्या होगा, फिर ये आपको डिस्टर्ब करेगा और इससे आपकी रैंकिंग मुतासर हो सकती है। क्योंकि वो आपकी ज़्यादा प्राइस बढ़ा देगा तो आपको इन्वेंट्री टाइम पे नहीं मिलेगी, तो दुकान बंद रहेगी, लिस्टिंग क्लोज रहेगी, तो उस पर आपको इशू आएगा और फिर आपकी रैंकिंग में प्रोडक्ट बहुत पीछे चली जाएगी। तो अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। हाँ जी, वो कहता है कि नो चेंज इन प्राइस फ्रॉम 1 ईयर टू 6 मंथ्स। If your supplier change price in your first 6 months, then he can disturb you and destroy your listing rank, cause first 6 month duration is a growing duration in PL and you're facing bleeding and other extraordinary charges। तो वही बात है कि वो आप इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्जेस जो है ना आप फेस कर रहे होते हैं और अखराजात फेस कर रहे होते हैं पीएल में। तो जब फर्स्ट 6 7 8 9 मंथ तक भी चली जाती है एक मतलब अच्छी सेल लाने में या एक बिजनेस को स्टेबल होने में पीएल में, तो फिर उसमें क्या इशू आएगा कि उधर से आपको मैन्युफैक्चरर ने टेंशन दे दी है रेट बढ़ाकर, तो फिर आप मुतासर होते हैं उससे और उससे आपकी रैंकिंग भी मुतासर होगी। फिर वो कहता है कि प्राइस चेंज टाइम नोटिस, प्राइस चेंज नोटिस टाइम। तो जो प्राइस जब आप उसको कहेंगे कि जब आप प्राइस ठीक है 6 मंथ 1 ईयर तो करनी नहीं है, 1 ईयर पे वो एग्री हो गया, आपने नहीं करनी, आपने उसके बाद जब भी करनी है तो मुझे 2 मंथ पहले बताना है कि भाई अभी ये दिसंबर है तो फेब के एंड तक आपका ये प्राइस रेंज चलेगा, मार्च से जो है या 15 ऑफ द फेब से, ठीक है, 14 फेब तक हमारा ये रेट रहेगा या 15 तक, और 16 से जो है हमारा रेट ये होगा। यानी आपने 2 मंथ पहले देना है, 2 मंथ टू 1 मंथ एटलीस्ट जो है ना आपने पहले उसको उसके साथ एग्रीमेंट करना है कि इफ़ यू हैव प्राइस चेंज नोटिस इन few days then this short time notice can affect your ranking due to the short inventory and research and contact with a new supplier and manufacturer। वो कहता है कि अगर उसने अचानक ही आपने उसको ऑर्डर किया, ठीक है कि यार इन्वेंट्री मुझे चाहिए 10 दिन में,
इतनी। तो वो कहता है, वो अचानक कहता है ठीक है भाई, इन्वेंट्री में दूंगा, भिजवा दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो प्राइस है हमको पहले $7 पे मिल रही थी, अब 750 पे, 780 पे, $8 पे मिलेगी। तो ये काम ठीक नहीं होगा। तो आप उसके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे कि एक पॉइंट रखेंगे कि आपने नोटिस देना है मुझे 2 मंथ पहले, 2 मंथ अगो। तो उसमें आपको आसानी होगी क्योंकि 2 मंथ अगो आपको नोटिस मिलेगा या 1 मंथ, तो आप पहले से ही आपकी क्या करेंगे, आप एक वो ढूंढना तलाश कर देंगे। फर्ज करें उसने अभी दे दिया कि भाई 1 मंथ का आपका एग्रीमेंट है कि भाई 15 जो आपका जनवरी होगा तब तक हमारा यही चलेगा, उसके बाद 16 से हमारा रेट चेंज। तो आप कहते हैं ओके डन, कोई मसला नहीं है, आप उसको ऑर्डर कर देते हैं। फर्ज करें अभी कुछ माल पड़ा है, इन्वेंट्री पड़ी, आप 10 को कर देते हैं, 5 को ऑर्डर कर देते हैं जनवरी को, और आप उससे माल बनवा लेते हैं कि जो आपका 3 मंथ चल जाएगा, 2 मंथ चल जाएगा। तो फिर उस नेक्स्ट वो टाइम पीरियड भी आपके पास होता है 2 मंथ नेक्स्ट वाला, जब आपको माल मिल जाएगा आपका वो चलता रहेगा इन्वेंट्री। और ये वाला मंथ भी आप उसको ऐड करके 3 मंथ आपके पास होते हैं। 3 मंथ में आप क्या करते हैं, कोई और सप्लायर ढूंढ लेते हैं, और इसमें आपके लिए आसानी रहती है एक अच्छा सप्लायर ढूंढने में। और वैसे भी बैक एंड पे अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, तो आप बैक एंड पे एक दो तीन सप्लायर आपने रखे होते हैं, और उनको कभी कभार आप ऑर्डर भी करते रहते हैं, ताकि जब मसला हो या इसका मटेरियल अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप वहाँ से अपनी इन्वेंट्री मंगवा सकें। देन वो कहता है कि नेवर प्रेज एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑफ योर सप्लायर और मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट। तो अपने सप्लायर या मैन्युफैक्चरर की जो प्रोडक्ट है उसकी कभी तारीफ नहीं करनी है आपने। ठीक है, उसको क्या कहना है, उसको कहना है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल प्रोडक्ट है, सेम लाइक अदर मार्केट सप्लायर जो बैठे हैं उनकी तरह की है, या मैन्युफैक्चरर की तरह की। फिर उसको बताना है कि हम आपके साथ रब्ता क्यों रखे हुए, उसकी वजह क्या है। तो वो कहता है इट्स नॉर्मल प्रोडक्ट एंड सेम लाइक अदर सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर, बट जस्ट योर वे ऑफ डीलिंग एंड टॉकिंग इज प्रोफेशनल, दैट्स व्हाई आई एम डीलिंग विद यू। मतलब कि उसको कहना है कि भाई प्रोडक्ट का मसला नहीं है, प्रोडक्ट तो ये 1,000 लोग बैठे हैं बेच रहे हैं, सेलर देखे आप फला, दो चार सेलर्स का आपने नाम भी रखना है, जो माइंड में रखना है, लिख के रखना है, लिस्ट में रखना है कि ये फलां बैठा है, फलां बैठा है, फलां बैठा है, ठीक है। तो फला फला सेलर्स बैठे हैं, सेम आपकी तरह का उनका है, हालांकि उनका रेट भी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन उनका जो लेवल है डीलिंग का, कम्युनिकेशन का, वो उस लेवल के नहीं है, प्रोफेशनल नहीं लगे, प्रोफेशनल वे नहीं है उनका जैसा कि आपका है। तो तभी मैंने जो ना आपके साथ कांटेक्ट किया या हूँ या राब्ते में हूँ वगैरह। देन आपने रेट कलेक्शन जो करनी है वो डीडीपी रेट कलेक्शन करनी है, जैसा कि यहाँ बता रहा है। डीडीपी रेट कलेक्शन ऑलवेज ट्राइज टू कलेक्ट डीडीपी रेट फ्रॉम योर सप्लायर और मैन्युफैक्चरर। डीडीपी मीन डिलीवरी ड्यूटी पेड रेट, ठीक है। बाकी एक्सवर्क्स होता है और डीएपी होता है, उसको बोलते हैं, जो कि उसने डिलीवरी एट पॉइंट, मतलब उसने माल तैयार करके वहीं एट पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे, अपने पॉइंट पे रख देना है, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के वेयर हाउस में उधर ही रख देना है। और फिर होता है एफओबी रेट, फ्री ऑन बोर्ड रेट होता है, यानी उसमें वो जिम्मेदार होता है आपका मैन्युफैक्चरर बंदरगाह तक माल को पहुंचाने तक का, उसके बाद नहीं होता बोर्डिंग तक। उसके बाद की जिम्मेदारी आपको उसकी नहीं होती, वो आपकी होती है। उसमें कोई माल खराब होता है, टूटता है। देन हमारे पास बात आती है नेगेटिव रिव्यूज़ की। तो नेगेटिव रिव्यूज़ जो है, जो आपके होते हैं वो, उनको क्या करना है, आपने पढ़ना है, निकालना है, और उन नेगेटिव रिव्यूज़ को अपनी लिस्टिंग में कैसे यूज़ करना है, पॉजिटिव करके। फर्ज करें एक वेजिटेबल कटर है, वो कहता है कि इसके जंग लगा हुआ है जनाब, इस उसको क्या कहते हैं, वेजिटेबल कटर को जंग लग गया। एक बंदा नेगेटिव रिव्यूज़ देता है कि भाई तीसरे हफ्ते इसको तो जंग लग गया था, वेजिटेबल कटर के ब्लेड्स को। तो वो आपको नेगेटिव फीडबैक वहाँ से मिल गया, किसी का पड़ा है, आपने नेगेटिव रिव्यू उठाना है, उसको अपने बुलेट में डाल देना है कि भाई ये जो इसमें स्टील यूज़ हुआ है कटर्स में, ये फलां स्टील है, आला क्वालिटी का स्टील है, ठीक है, फूड ग्रेडेड स्टील है, और इसको जो है जंग कभी नहीं लगेगा, वगैरह वगैरह। ताकि वो जो बंदा जिसने जंग की वजह से मतलब वो रिव्यू दिया था, या इस तरह के जितने भी बंदे होंगे उनके माइंड में होगा, तो जब वो पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन होगी इस सेंटेंस से कि जनाब ये तो एक अच्छी चीज़ है कि इसको जंग भी नहीं लगता, एक अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है। वहाँ इस तरह आपने यूज़ करना है। और सोर्सिंग में कैसे यूज़ करना है उनके नेगेटिव रिव्यूज़ को, कि आपने आप सप्लायर को बताएंगे कि भाई ये देखें फलां चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा जो है आपने स्टील यूज़ नहीं करना कि जो कि जंग लग जाए इतने दिन में,
वगैरह वगैरह, या फलां जगह प्लास्टिक अच्छी लगानी है वो बहुत जल्द टूट जाती है। इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो आप निकाल देंगे इधर अपने मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को कहकर। तो वो कहता है कि नेगेटिव रिव्यूज ऑफ योर कंपटीटर एंड ऐड दोस नेगेटिव रिव्यूज एज पॉजिटिव बुलेट्स एंड डिस्क्रिप्शन इन योर डमी लिस्टिंग, एंड आल्सो रिमूव दिस नेगेटिव पॉइंट्स फ्रॉम योर प्रोडक्ट क्वालिटी बाय आस्किंग योर मैन्युफैक्चरर। देन है डमी लिस्टिंग की बात। तो डमी लिस्टिंग जब आपकी प्रोडक्ट सफ़र में होती है, आप लिस्टिंग तैयार कर लेते हैं, तो वो डमी हो जाती है। जब वो प्रोडक्ट पहुंचती है तो हम उसको एक्टिव कर देते हैं। व्हाट इज ट्रेड एश्योरेंस हम पढ़ चुके हैं, वेरीफाइड सप्लायर हम पढ़ चुके हैं। और देन हमारे पास आती है एक बात कि वेरी ट्रेड एश्योरेंस वही जिसकी ज़मानत अमेजोन देता है, वो भी उसको चार्जेस पे कर रहे होते हैं। और वेरीफाइड सप्लायर भी उसकी तरफ से वेरीफाइड बाय अली बाबा होते हैं। तो ड्यूरिंग सोर्सिंग शो योरसेल्फ, अच्छा हाँ जी, ये बात है कि आपने जब सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो आप उसको लिखते हैं अपने सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को कि मैं वो हूँ, मैनेजर हूँ। आपने कभी ये कभी नहीं बताना कि मैं एक वीए हूँ, क्योंकि वो कहेगा कि इतना निखट्टू ब्रांड है कि जिसका वीए मेरे साथ बात कर रहा है या इन्वेंट्री मंगवा रहा है। ये एक मैनेजर का काम होता है। और ये भी नहीं बताना कि मैं एक इन्वेस्टर या बॉस हूँ, सही है, ब्रांड ओनर हूँ, क्योंकि फिर भी वो कहेगा कि यार ये कैसा ब्रांड है, ये जिस बंदे के पास टीम भी नहीं है वो खुद ही मेरे साथ लगा हुआ है, छोटा ब्रांड है या छोटा माइंड है, तो इसने क्या देना है। तो इस तरह के वो सवालात उसके माइंड में आते हैं हमारे मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के। तो इसलिए आपने ना वीए शो करवाना है ना ही ब्रांड ओनर शो करवाना है, आपने एज ए मैनेजर उससे बात करनी है। देन वो कहता है कि बार्गेनिंग विद सप्लायर्स, ठीक है, एंड टेल देम ऑफ अदर सप्लायर रेट, एंड थ्रू दिस प्रोसीजर यू कैन गेट लो प्राइस। कि आपने उनके साथ बात करनी है, बार्गेनिंग करनी है जितने भी सप्लायर्स होंगे। और बार्गेनिंग का तरीकाकार कुछ इस तरह का रखना है कि आपने उनके साथ जो है ना बताना है कि फलां सप्लायर है वो इतने में दे रहा है, कुछ हवाला जात साथ निकाल के रखने हैं। तो जब उसको ये मिलते हैं तो फिर वो खामोश हो जाता है और बात को मान जाता है। तो इस तरह आपको बार्गेनिंग तरीके से, यानी बहस करना एक अलग बात होती है, एक होती है कि दलील से बात करना। जब दलील से आप बात करेंगे, बहस करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, तो आपको लो प्राइस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह फिर कल हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं, हमारी लैंडिंग प्राइस है और कंसोलिडेशन कंपनीज हमें कैसे फ़ायदा देती हैं, और फिर देन एफबी कैलकुलेटर है, कल उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। तो आज तक के लिए इतना ही, और कल इसको देख के प्रैक्टिकली चीज़ों को भी करेंगे। तो कल मुलाकात होती है नेक्स्ट, और आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।